Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Balichayar. Today we are going to start with our new part that is called as the earthworm. Okay, तो अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा आज के लेक्चर में. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अर्थवर्म, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिटीमा स्पीशीज एंड इंडियन अर्थवर्म, एंड लुब्रिकस या फिर लम्ब्रिकस जो स्पीशीज है उसको हम लोग कहते हैं इंडियन अर्थवर्म. ठीक है, तो दो स्पीशीज मैंने रखा हुआ है आपके लिए जो कि इंडियन स्पीशीज होते हैं. ठीक है, फेरिटीमा एंड द lubricus. Coming to the morphological characteristic, that is the body shows the metameric segmentation, यानी completely body के ऊपर segments आपको देखने मिलेंगे और जो नंबर है वो है 100 to 120. ओके, 100 to 120 नंबर्स में आपको सेगमेंट देखने मिलेंगे. इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मेटामर. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स के बने हुए रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, दे आर सिलोमेट इन नेचर. इतना ध्यान रखना है. कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आप लोग जो डायग्राम देख रहे हो लंबा सा यहाँ पे अर्थवर्म जो कि डोर्सल व्यू बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, और बात करते हैं पहले सेगमेंट से लेके. ठीक है, डोर्सल व्यू से तो पहला जो सेगमेंट होता है उसको कहते हैं पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम रीजन पे हम लोगों को माउथ देखने मिलता है अर्थवर्म का. लेकिन इसकी भी एक खास बात है, पेरिस्टोमियम के आगे से ऐसा एक एलिवेटेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, रुक जाओ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसा ये आगे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो आप लोग, इसको कहते हैं प्रोस्टोमियम, जो कि सेंसरी होता है. सेंसरी इसलिए जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर ऑफ द सॉइल को पहचान सके. सही बात है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, इस सेगमेंट को यहाँ पे मेटामर कहते हैं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया है. यहाँ पे जो ऐसे जिगजैग वेवी लाइंस जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं सेप्टा. ओके, सॉरी, ये जो लाइंस देख रहे हो वर्टिकल लाइंस, इसको हम लोग सेप्टा कहते हैं, जिसके वजह से एक्चुअली सेगमेंट्स बने हुए हैं. और ये जो बीच में वेवी पैटर्न लाइन है उसको सीटा कहते हैं. सीटा हमेशा याद रखना ये पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो 14 सेगमेंट का है ना क्लाइटेलम, जहाँ पे प्रेजेंट है 14, 15 एंड 16 सेगमेंट पे आप लोग क्लाइटेलम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना. तो ये क्लाइटेलम जो स्ट्रक्चर है ना, वहां पे आप लोगों को फर्स्ट सेगमेंट पे ये देखने नहीं मिलेगा, और एनल सेगमेंट पे आप लोगों को सीटा देखने नहीं मिलेगा. सीटा जो है ये लोकोमोशन के लिए मदद करता है अर्थवर्म को. ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आप लोग सम ओपनिंग्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे कि 12 नंबर पे है, 14 नंबर पे है, 15 पे है, 16 पे है, 17 पे है, 18 पे है, 19 पे है. तो ऐसे काइंड ऑफ आप लोगों को डॉर्सल पोर्स देखने मिलेंगे जो कि सिलोमेट फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं, जो कि पूरे बॉडी को म्यूकस रखने में, लाइक गीला रखने में मदद करता है. राइट, इतनी बातें समझ ली है आप लोगों ने डॉर्सल व्यू के साथ. तो बढ़ते हैं वेंट्रल व्यू के साथ आगे के डायरेक्शन में. तो वेंट्रल व्यू में आप लोगों को तो सीटा देखने ही मिलेगा. ओके, ये तो पूरे बॉडी पे ही होता है जैसे कि मैंने कहा था. लेकिन जो क्लाइटेलम है, ये जो क्लाइटेलम होता है ये डार्क कलर पैड होता है. ओके, डार्क कलर बैंड होता है. और 14 सेगमेंट पे आप लोगों को फीमेल जेनाइटल पोर देखने मिलेगा, जो कि एक ही होता है. ओके, वन फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट ऑन द क्लाइटेलम रीजन, दैट इज ऑन द 14 सेगमेंट. Okay, and on the 18th segment you will able to see the two male genital pores. Okay, याद रखो मेल्स के दो जेनाइटल पोर्स होते हैं, फीमेल का एक ही जेनाइटल पोर होता है जो कि 14 पे होता है. ओके, 17 एंड 19 सेगमेंट अगर आप लोग ठीक से देख पा रहे हो, वहां पे काले काले डॉट बनाए हुए हैं जो कि 4 है नंबर में, कितने हैं 4 इन नंबर. उनको कहते हैं कॉपुलेटरी पैपिले. क्या कहते हैं कॉपुलेटरी पैपिले. फंक्शन क्या है, तो ये फीमेल, ये फीमेल नहीं बोल सकते क्योंकि अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट इन नेचर. ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो अर्थवर्म रहेगा, मान लो ये जो येलो कलर का अर्थवर्म है यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो इस अर्थवर्म को ड्यूरिंग द कोइटस ये पकड़ के रखने में मदद करेगा. ठीक है, सो कॉपुलेटरी पैड का फंक्शन क्या है बच्चों लोग, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, अपोजिट अर्थवर्म को पकड़ के रखने में मदद करेगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी. ठीक है, इतनी बातें क्लियर होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ. देखो नोट क्या बोलता है. नोट, सीटा इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स. ओके, सीटा इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी पार्ट, ऑल ओवर द सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट क्लाइटेलर रीजन एंड द एनल सेगमेंट. ये हम लोगों ने बात कर ली है. ठीक है, इतना करने के बाद नाउ यू कैन सी द सीटा लाइक स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होते हैं. समझ में आ रही है. ये देखो किस तरीके से यहाँ पे दिखा है. अगर एक सीटा को यहाँ पे जूम कर दूं तो वो एस शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो लोकोमोशन में मदद करते हैं. ओके, इतना समझने के बाद दूसरी बात जो आपके स्क्रीन पे आ रही है वो है नोट. नोट क्या बोलता है, स्पर्माथेका होता है. ओके, विच इज प्रेजेंट ऑन द 6, 7, 8, 9 सेगमेंट. स्पर्माथेका यानी ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अगर एक डायग्राम में यहाँ पे बनाऊं तो देखो ये ऐसे दिखता है. ओके, तो ये ऊपर वाली ओपनिंग होती है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप लोगों को. ठीक है, सो ये प्रेजेंट होते हैं देखो 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में और 10 नंबर में. ठीक है, सैक लाइक स्पर्माथेका सैक्स आर प्रेजेंट ऑन द 6, 7, 8 सेगमेंट, 8, 9 सेगमेंट में चार. ओके, दो दो के हिसाब से प्रेजेंट रहेंगे. लेकिन
अगर पोर, इनके ओपनिंग को पोर कहते हैं, अगर थेक्कल पोर के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों का आंसर होना चाहिए 5 6, क्योंकि देखो ये 5 वाला सेगमेंट है और ये 6 वाला है, लेकिन इसके बीच में जो सेप्टा है ना उसके ऊपर वो पोर प्रेजेंट है, तो वैसे 5 6 6 7 7 8 8 9 आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, लोकेशन क्या होगा, तो वेंट्रोलैटरल स्पर्माथेक्के का लोकेशन अगर पूछता है तो वेंट्रोलैटरल साइड में प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप लोगों को डिफाइन करना है। कमिंग टू द एनाटॉमिकल पार्ट, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। बहुत सिंपल है समझने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। क्या याद करना है, जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लिखा है, टर्म्स याद रखो, लोकेशन याद रखो, उतना काफी है। ये डायग्राम खाली आपके समझने के लिए। ओके, तो पहले सेगमेंट को हम लोग कहते हैं पेरियोस्टियम, और जो उसके ऊपर रहता है सेंसरी, जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। इतनी बात तो तुम लोगों को पता है ना। पेरियोस्टियम में ही हम लोग, पेरिस्टोमियम में हम लोगों ने देखा था माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ की बकल कैविटी होती है जो थर्ड थर्ड सेगमेंट तक जा रही है। ओके, सो माउथ इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट, दैट इज द पेरिस्टोमियम रीजन, एंड द बकल कैविटी इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट रीजन। इतना याद हो गया, ठीक है। अब थर्ड सेगमेंट के बाद तो चौथा आ जाएगा, मतलब देखो तीसरे से चौथे रीजन तक आप लोगों को क्या देखने मिल रहा है, तो आप लोगों को फेरिंग्स रीजन देखने मिल रहा है। ओके, तो ये फेरिंग्स रीजन के साथ में बाजू में 4 डॉट भी आप लोग देख पा रहे हो, ब्लैक कलर के डॉट्स, उनको कहते हैं फेरेंजियल ग्लैंड्स। ये फेरेंजियल ग्लैंड कैन एक्ट लाइक अ सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो। उसके अलावा ये क्या सिक्रेट करते हैं, तो ये म्यूसिन सिक्रेट करते हैं, जो कि फंक्शन करता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का। ओके, उसके बाद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी सिक्रेट करता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। अभी फेरिंग्स के बाद तो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट हो गया है। सो ईसोफेगस आप लोगों को देखने मिलेगा, जो कि रन करता है चौथे से लेके 8वें कॉलम तक। ठीक है, 8वें सेगमेंट तक, तो कहां से, फोर्थ से लेके 8 कॉलम तक रन करता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के बाद 9th वाला सेगमेंट आ जाएगा, मतलब 8 एंड 9 सेगमेंट आ जाएगा, जहां पे 8 से चालू होकर 9 सेगमेंट में आप लोगों को कंप्लीटली गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर विल बी सीन, और गिजार्ड के अंदर काइटेनियस सब्सटेंस होते हैं। ओके, काइटेनियस लाइनिंग होती है। काइटेनियस आप लोगों को पता होगा, लाइक फंगल एंड आर्थ्रोपोडा का जो स्किन होता है, मतलब फंगल के आउटर कवरिंग सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। आर्थ्रोपोडा में भी एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ काइटिन, हम लोगों ने बात की है इसके बारे में। तो ये काइटिन लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इट एक्ट्स लाइक, यू कैन से, हमारा जो मिक्सर होता है ना, मिक्सर में ग्राइंडर, हम लोग ग्राइंडर होता है जो कि छोटी छोटी पार्टिकल्स में फूड को ग्राइंड कर देता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड इन द गिजार्ड। समझ में आई बात। अभी गिजार्ड अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो स्टमक समझने में कितना टाइम लगेगा। फर्क इतना ही है कि ये स्टमक इसोफेगस जैसे दिखता है, जो कि ट्यूब लाइक होता है, सो ट्यूबुलर स्टमक, लेकिन सिक्रेट करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो बढ़ते हैं स्टमक के लोकेशन को लेकर। 9 to 14 सेगमेंट तक स्टमक का ही एरिया रहता है। उसके बाद पूरा एरिया एनल सेगमेंट तक पहुंचने तक हम लोग के पास क्या रहेगा, इंटेस्टाइन रहेगा। फर्क क्या है देखो डायग्राम में, ठीक है। सो इंटेस्टाइन का ट्यूब जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंटेस्टाइन का एरिया मैंने बाहर बना लिया है, कहां से, 24 25 26 27 सेगमेंट आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। ठीक से देखने की कोशिश करो, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, सी 24 25 26 27, तो मेरे को काम है 25 से। देखो 25 से 25 रीजन पे जब ये तुम्हारा इंटरेस्ट, मतलब अर्थवर्म का जो इंटेस्टाइनल ट्यूब है ना, वो 25 पे आके देखो एक ऐसे दो साइड में स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल सी के। ओके, ये प्रेजेंट रहेगा 25 से स्टार्ट हो जाएगा, 26 रीजन तक जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और फाइनली अगेन इट विल डेवलप इनटू अ फाइन ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली इंटेस्टाइनल ट्यूब। ओके, तो ये जो इंटेस्टाइनल सी के है, ये एक मॉडिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला। दूसरी बात क्या है, तो ये जो इंटेस्टाइनल की फर्दर ट्यूब होती है ना, इंटेस्टाइन की फर्दर ट्यूब, उसका काम क्या है, उसके अंदर टिफ्लोसोल आपको देखने मिलेगा। व्हाट इज टिफ्लोसोल, तो अंदर की लेयर क्या हो जाएगी, ऐसे इनर फोल्डिंग दिखाएगी। अंदर की लेयर ने एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको हम लोग टिफ्लोसोल कहते हैं। इसका काम क्या है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा के देता है। ओके, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इतना समझ में आ गया। और वो पूरा लास्ट सेगमेंट तक जाएगा, यानी कहां तक, टिल द एनल सेगमेंट इट विल रीच। इतना समझने के बाद इंटेस्टाइनल सीके का फंक्शन बता रहा हूं, दैट सीक्रेट्स द अमाइलेज एंजाइम फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ओके, तो इंटेस्टाइनल सीके के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंजाइम सीक्रेट होता है। इन शॉर्ट इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो रहा है, ये भी लॉजिक आप लगा लो। अब खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन तो होगा ही, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी चीजें अनवांटेड रहेगी वो एनल सेगमेंट में डाल दी जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं वॉर्म कास्टिंग। और ये जब वॉर्म, अर्थवॉर्म ये जब रिलीज करता है इन द सॉइल, सो वो सॉइल के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इट इज अ रिच इन द नाइट्रोजन सब्सटेंस। ओके, तो नाइट्रोजन मिल जाता है इस तरीके से सॉइल को, इसलिए फार्मर्स का गुड फ्रेंड अर्थवॉर्म माना गया है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चलो
आगे की बातें समझ लेते हैं। दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। ओके, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जितना हार्ड डायग्राम दिख रहा है उतना सिंपल है वो। ओके, थोड़ा कनेक्शन पे इधर उधर ध्यान देना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं है। ये बीच में मैं येलो कलर की कुछ चीजों को हाईलाइट करूंगा, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। दिस इज द माउथ रीजन, देन फेरिंग्स रीजन है, फिर यहाँ पे गिजार्ड है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। और ये बाद में फिर वो स्टमक एंड इसोफेगस एंड ऑल दो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो हाईलाइटेड एरिया वो हटा रहा हूँ, मुझे मतलब ये ऊपर वाली ट्यूब से, ठीक है, जो रेड कलर की एक लंबी सी ट्यूब जा रही है, ठीक है। ये सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे ये एंटीरियर साइड है, क्योंकि माउथ प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट साइड पोस्टीरियर साइड हो जाता है, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट की थी ट्यूब स्टार्टिंग में, पहली वाली ट्यूब जो कि जस्ट बिलो द स्किन इज प्रेजेंट, उसको कहा जाता है, देखो ये रेड कलर की ट्यूब है तो रेड कलर पेन से लिखा हुआ है डोर्सल ब्लड वेसल्स। ओके, क्या बोला जाता है? डोर्सल ब्लड वेसल्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल काम करती है, वॉल्व्यूलर रहती है, मतलब उसके अंदर काफी सारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रन फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड टू द एंटीरियर साइड। ओके, तो ये ब्लड को कहां से कहां पे पोर करती है? फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड में ब्लड को पोर करती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अभी सेगमेंट नंबर 4, 5 एंड 6 की बात करते हैं। ओके, देखो ठीक से, सेगमेंट नंबर 4, 5 एंड 6 पे आप लोगों को कुछ ऐसे डॉट्स दिख रहे मिल रहे हैं, ओपनिंग देखने मिल रहे हैं। दीज आर एक्चुअली ब्लड ग्लैंड्स। और ये ब्लड ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं? तो सेल सिक्रेट करते हैं। दो सेल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर, हीमोग्लोबिन सेल्स होते हैं जो कि डिजोल्व हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई ऑन द दो। तो यहाँ पे आप लोगों को कितनी बातें समझ में आ रही है? दो बातें क्लियर हो गई है। एक तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स और दूसरी है यहाँ पे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होना, ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होना 4, 5, 6 नंबर के सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। अब सेम काइंड ऑफ ट्यूब, लंबी वाली ट्यूब आपको नीचे से भी देखने मिलती है, ठीक है। तो ये नीचे वाली ट्यूब है, इतना समझ में रख लो। अब ये जो नीचे वाली ट्यूब है, देखो ब्लू कलर की ट्यूब है तो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। वेंट्रल ब्लड वेसल्स नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नॉन वैल्यूलर होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। एंटीरियर से पोस्टीरियर में ब्लड लेके जाते हैं। ओके, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड में ब्लड को लेके जाते हैं, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो, अब ये हाइलाइटेड पार्ट को हटा देते हैं स्क्रीन से, ठीक है। जितनी बातें मेरे को बतानी थी मैंने क्लियर कर दी यहाँ से। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दे के समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुक जाना बस, उतना तो रुक ही सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे 9 से लेके, देखो 9 से लेके सेगमेंट नंबर 9 से लेके 12 तक एक पतली वाली रॉड देखने को मिल रही है ना। एक और ट्यूब बनाई है सर ने, ध्यान देके देखो, यहाँ पे छोटी सी ब्लू कलर की ट्यूब दिखेगी, हाईलाइट वाले एरिया को देखो समझ जाओगे, ठीक है। ये जस्ट हमारे डोर्सल ब्लड वेसल्स के नीचे प्रेजेंट है ना। तो इसका लेबलिंग देखो, यहाँ पे मैं एरो लेके जा रहा हूँ, इसको कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल वेसल्स, जो कि सिंगल होती है। ओके, और ये रन करती है खाली 9 सेगमेंट से लेके 12 सेगमेंट तक, इतना ही आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। 9 सेगमेंट से लेके 12 सेगमेंट तक ये रन करती है। ओके, ये एक वेन आपको कंपलसरी यहाँ पे याद रखना है। इतना समझने के बाद देयर इज वन मोर ट्यूब, यू कैन सी अ वेरी लेंथी ट्यूब, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रन कर रही है, ठीक है। ये लंबी ट्यूब है ना, मतलब माउथ रीजन यानी फर्स्ट सेगमेंट से लेके आगे जाके फिर और दो ब्रांचेस में सेपरेट हो गई है, मतलब आगे के और दो ब्रांचेस में वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं वो आगे लेके नहीं जा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, इतना बड़ा मेरा अर्थवर्म का डायग्राम नहीं है, तो इतना एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लैटरल इसोफेजियल वेसल्स। तो आप लोगों के स्क्रीन पे दो इसोफेजियल है, एक है सुप्रा और एक है लैटरल। ओके, अभी इतनी बात समझने के बाद अभी हम लोग कनेक्शन देखेंगे कि हार्ट कैसे कनेक्टेड है। देखो, ये पहली वाली ट्यूब और ये लास्ट वाली ट्यूब के बीच में आप लोगों को एक कनेक्शन दिख रहा है, जो कि बड़ा वाला कनेक्शन है। बात समझ में आ रही है? ओके, सो सी फर्स्ट ट्यूब डोर्सल वाली वेंट्रल वाले ट्यूब के साथ हाउ इट इज बीन कनेक्टेड, है ना। ये एक कनेक्शन हो गया। सिमिलरली वन कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये आप लोगों को कहां पे देखने मिल रहा है? बिटवीन द 6th एंड द 7th रीजन, है ना, वहां पे आप लोगों को देखने मिल रहा है, मतलब 7 सेगमेंट के पास ही देखने मिल रहा है। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे एक और जगह पे आप लोगों को कनेक्शन देखने मिल रहा है, जो कि 8 सेगमेंट पे आ रहा है ना। सो ये अगेन दूसरी बार कनेक्ट हुआ, ठीक है। सो दो कनेक्शन यहाँ पे मिल गए, इनको लैटरल हार्ट कनेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल हार्ट कनेक्शंस कहते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लैटरल इसोफेजियल हार्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि देखो इसोफेजियल के साथ कनेक्टेड है। इसोफेजियल ट्यूब जो हम लोगों ने देखा था, तो ये देखो ऊपर वाले इसोफेजियल जो ट्यूब थी 9 से 12 पे रन करती है वो, और डोर्सल वाले ट्यूब को देखो, ये डोर्सल वाली ट्यूब भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सुप्रा इसोफेजियल वेसल भी कनेक्टेड है, और साथ में नीचे वेंट्रल
है ना, वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी कनेक्टेड है, तो साथ में 3 रीजन कनेक्टेड है, ऐसे आप लोगों को 2 देखने मिलेंगे, वन इज ऑन द 12th एंड वन इज ऑन द 13th रीजन पे, ठीक है, 13 सेगमेंट पे ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसे 2 जगह पे आप लोगों को ये हार्ट देखने मिलेंगे, ठीक है, इनको कहते हैं लैटरल इसोफेजियल हार्ट। और बाकी की बातें ये ऐसे ट्यूब लाइक कनेक्शन तो आप लोगों को आके देखने मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज अ कमिश्योर्स, आफ्टर 15th सेगमेंट आप लोगों को ऐसे सारी बातें देखने मिलेगी, ओके। तो ये कनेक्शंस देखने मिलेंगे, तो दिस इज हाउ द एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट। इतना ही नहीं, तो आगे भी एलिमेंट्री कैनल को ये आगे से ट्यूब जो ब्लड वेसल्स है वो भी कनेक्टेड रहते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द कंप्लीट सर्कुलेटरी डायग्राम, ओके। तो ये जस्ट आपके सामने है, इतना याद रखना है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में ब्लड लेके जाती है, और वेंट्रल वाली जो ब्लड वेसल्स है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में ब्लड लेके जाती है, ओके। एंड दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ ब्लड एक्चुअली विल बी रीचेस टू द ओवरऑल बॉडी, ओके। इतना ही नहीं, तो आपको 9 और 10 सेगमेंट पे भी ऐसे ये जो सुप्रा इसोफेजियल वाली जो ट्यूब थी उन दोनों के बीच में देखो कनेक्शन देखने मिलेगा, 2 कनेक्शंस आपको यहाँ पे 9 एंड 10 सेगमेंट पे भी देखने मिल रहा है। सो ये इस तरीके से आप लोगों को अर्थवर्म को समझना है। आई नो दिस डायग्राम लुक्स लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट आई थिंक थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोगों को सारी बातें तो समझ में आ ही जाएगी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम इन द अर्थवर्म, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसके ऊपर बात करेंगे। इट इज ऑफ टू फॉर्म, वन इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के 2 फॉर्म होते हैं, अमोनिया एंड द यूरिया। यूरिया होगा तो यूरियोटेलिक होगा, जहाँ पे वाटर का क्वांटिटी सबसे लेस होगा, वेरएस अमोनोटेलिक होगा तो यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन या फिर थ्रू स्किन रेस्पिरेशन जैसे बोल सकते हो, ओके। और जो नाइट्रोजन है इट इज रिलीज थ्रू द नेफ्रिडियम, जिसको हम लोग कहते हैं, 3 टाइप के नेफ्रिडिया आप लोगों को देखने मिलते हैं। तो उनकी लोकेशन देखो वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के हैं, जिनमें से पहला आता है सेप्टल नेफ्रिडिया, जो कि स्टार्ट होता है 15th सेगमेंट से ना। देखो ये सेप्टा है यहाँ पे और ये 15th सेगमेंट है ना, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड में बनाए हुए रेड कलर के डॉट, समझ में आ रही है? सॉरी, फिर से बता रहा हूं, देखो ये पहली वाली लाइन हटा देता हूं। देखो 15 सेगमेंट के अंदर से मैंने दोनों बाजू में डॉट्स रखे, वही 16 के अंदर भी रहेगा पूरा दोनों बाजू से, 17 के अंदर भी रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, टू द लास्ट मतलब क्या, एनल सेगमेंट तक, ओके। वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द इंटेस्टाइन। ये लोग क्या है, सेप्टल नेफ्रिडिया का अगर एक स्ट्रक्चर बाहर निकालो सो सी एक फनल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोस्टोम, विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा नेक रहेगा उसका, फिर हाईली कॉइल ट्यूब विल बी देयर, और उसकी ओपनिंग को कहा जाता है नेफ्रिडियोपोर, okay. So one side 40 to 50 nephridia can be seen only on the one side, you can say 40 to 50 nephridia can be seen. So on both the side around 80 to 100 nephridia can be present. अगर ये सामने से देख रहे हो 40 होंगे तो दूसरे साइड से भी रहेंगे ना 40, तो ऐसे करके 80 से 50 अगर होंगे तो 100 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, डबल हो जाएंगे, है ना। तो सेप्टा नेफ्रिडिया इज अ काइंड ऑफ टिपिकल नेफ्रिडिया, इज ए काइंड ऑफ टिपिकल नेफ्रिडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो अपना वेस्ट निकालते हैं ये किस में डंप किया जाता है, इंटेस्टाइन में डंप किया जाता है, देयरफॉर कॉल्ड एज एंटेरोनेफ्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंटेरोनेफ्रिक कंडीशन दिखाता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको इंटेस्टाइन में डाला जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा जो टाइप है वो है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। देखो ये 3rd सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक देखने मिलेंगे, ओके। अगर तीसरे से चालू के लास्ट में जा रहे हैं मतलब 200 से 250 के आराम से रहेंगे, ओके। कितना नंबर है, 200 से 250 नंबर रह सकते हैं पर सेगमेंट, ओके। क्या बोल रहा है, पर सेगमेंट के हिसाब से लगा रहा है हिसाब, ठीक है। एक्सेप्ट इन क्लाइटेलम लाइक 14 16 14 से लेके 14 15 16 में जहाँ पे क्लाइटेलम है वहां पे देखने नहीं मिलता है, इट इज ओनली वहां पे कम हो जाएगा, 2000 से 2500 पर सेगमेंट आपको देखने मिला है, देयरफॉर फॉरेस्ट लाइक नेफ्रिडिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने मिलेंगे, ओके। तो ये इसका जो फनल लाइक रीजन जो हम लोगों ने ऊपर देखा था वो तो यहाँ पे नहीं देखने मिलता है, बस ये ऐसा सिंपल सा ट्यूब होता है, और इसका जो ओपनिंग होता है वो स्किन के ऊपर होता है, मतलब सारा वेस्ट है ना बॉडी के बाहर थ्रो किया जाता है, इसलिए इसको एक्सोनेफ्रिक कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाता है इसको, एक्सोनेफ्रिक कंडीशन कहा जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट फेरेंजियल नेफ्रिडिया, तो नाम से ही पता चल गया रहेगा ये फेरिंग्स रीजन में होता है, जो कि हम लोग ने पढ़ा था 4th 5th एंड 6th सेगमेंट के पास, ठीक है। सिमिलरली टू द इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, ओके, इसका फंक्शन कैसा है, सिमिलर टू द इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, स्ट्रक्चर भी एंड एंटेरोनेफ्रिक ही होते हैं, लेकिन डंप वेस्ट इनटू द बकल कैविटी, है ना। एंटेरोनेफ्रिक मतलब अंदर ही कर रहा है, लेकिन बकल कैविटी के अंदर डंप कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसके अलावा द अर्थवर्म आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ काइंड ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं क्लोरागोगैन सेल्स, ओके।
क्लोरागोगेन सेल्स जो होते हैं ये सीलोम में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन एंड द रिमूवल ऑफ द स्टोरेज ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, दे वर्क लाइक अ वर्टिब्रेट लीवर। इतना समझने के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फीमेल्स का बहुत ईजी है समझने के लिए। ओके, सिंस द अर्थवर्म शोज द क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, रीजन क्या है? क्योंकि अर्थवर्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और वो प्रोटैंड्रस होते हैं। प्रोटैंड्रस का मतलब ये होता है कि मेल पार्ट विल बी, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी डेवलप फर्स्ट और बाद में फीमेल मैच्योर होती है ना। तो अभी अर्थवर्म का मान लो मेल पार्ट अगर अर्थवर्म ए होता है, उसका अगर प्रोटैंड्रस कंडीशन में मेल पार्ट पहला डेवलप्ड हो गया रहेगा, मैच्योर हो गया रहेगा, तो उसको एक ऐसे अर्थवर्म की जरूरत रहेगी जिसका फीमेल पार्ट डेवलप्ड हो गया रहेगा। समझ में आई? तब जाके क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सी मेड अप ऑफ टू पेयर्स ऑफ द टेस्टिस इन द 10th एंड द 11th सेगमेंट। seminal vesicles आर देयर, टू पेयर इन द 11th एंड द 12th सेगमेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर देयर, ए पेयर होते हैं 16 टू 20 सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो सारी चीजें पेयर होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ seminal वेसिकल एंड द पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड यू हैड सीन। ओके, उनके रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स भी देके रखे। तो एज यू कैन सी ओवर हियर 10th एंड 11th सेगमेंट है ना, तो देखो यहाँ पे ऐसे ये जो ग्रीन कलर के एरियाज दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज द टेस्टिस। और ये पेयर है ना, देखो यहाँ पे दो ऊपर नीचे, यहाँ पे दो ऊपर नीचे। 10th और 11th सेगमेंट में पेयर पेयर है, मतलब टोटल 4 हो जाएंगे। ओके, इतना ही नहीं तो अभी अभी बहुत सी बातें हैं जो आपको समझना है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा डायग्राम को जूम कर लेते हैं। सी ओवर हियर, तो ये उन हर टेस्टिस के नीचे ना अपना अपना एक लोब रहेगा। देखो जैसे कि ये टेस्टिस का ये वाला लोब है, हॉरिजॉन्टल लोब। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ का सारा चीज है ना येलो कलर का हटा देता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एनोड यूज कर लेते हैं। I think now it will be fine to explain. See, this is the testis, this is another testis, this is another testis, this is another testis. क्लियर हो गया? ये हो गया पेयर। फाइन, पेयर ऑफ टेस्टिस का काम खत्म 10 और 11 सेगमेंट पे। इतना होने के बाद नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस रेड कलर एरिया। ये एक दिख रहा है स्वेलिंग्स, है ना। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज द टेस्टिक्यूलर फनल्स। तो देखो इधर भी एक है छोटा वाला, इधर भी एक है छोटा वाला, हर टेस्टिस के नीचे है। अब इतना ही नहीं, तो ये टेस्टिस जो रीजन में है ना, उनको एक बार से कवरिंग भी है, सैक ऐसे प्रेजेंट है। सो दीज आर कॉल्ड एज अ टेस्टिक्यूलर सैक। देखो 10 और 11 सेगमेंट में दोनों में देखने मिल रहा ही है। ओके, सो टेस्टिकुलर सैक के अंदर ये सारी बातें प्रेजेंट होगी। ओके, नाउ यू कैन सी पहला वाला जो टेस्टिकुलर यू कैन से फनल था जो कि स्पर्म कलेक्ट करेगा, वो दूसरे वाले के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रही है? ऐसे करके आप लोगों को समझना है। सो पहले वाले का नीचे है, और देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है ये स्मॉलर लिखा हुआ है, दीज आर स्मॉलर वन, और फिर उसके बाद बिगर वन है। ओके, दीज आर एक्चुअली समाइनल वेसिकल्स। ठीक है, पहले वाले का समाइनल वेसिकल नीचे है और नीचे वाले का समाइनल वेसिकल नीचे है, मतलब 10वें का 11वीं में है और 11वीं का 12वीं में है। इतना बात समझ लो। ठीक है, समाइनल वेसिकल्स के बारे में बताया मैंने, 10वें का 11वीं में है और 11वें वाले का 12th में है, ऐसा आप लोगों को समझना है। उनका काम क्या है समाइनल वेसिकल्स का? यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, फिर ये लोग फाइनली एक ट्यूब के थ्रू लाइक सी दोनों दोनों समाइनल वेसिकल में से ऐसी बड़ी बड़ी ट्यूब्स बाहर आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को स्पर्म नीचे लेके आएंगे। क्या करेंगे? वास डिफरेंस का काम क्या है? स्पर्म्स को नीचे लेके आना। अब स्पर्म जब नीचे आएंगे तभी 16 टू देखो 16 17 18 19 20 इतने बड़े सेगमेंट में वी आर एबल टू सी अ प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ऐसे चार जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज एसेसरी ग्लैंड्स ओपनिंग। ओके, विच होल्ड द टू अर्थवर्म टुगेदर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। जैसे हम लोगों ने देखा था कॉपुलेटरी पैड जो बाहर निकलते हैं वो यही से निकलेंगे 17 एंड 19 सेगमेंट से। ठीक है, अब ये तो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की ओपनिंग जहां से स्पर्म्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये 17 पे और 19 पे तो एसेसरी ग्लैंड टोटल 4 डॉट्स है, और 2 मेल ओपनिंग्स होते हैं, हम लोगों ने देखे थे 18 सेगमेंट पे। ठीक है, सो देयर आर 2 मेल जेनाइटल पोर ओपनिंग्स। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो बढ़ते हैं अभी आगे। एक सेकंड देना, तो आगे बढ़ लेते हैं अभी हम लोग।
So male genital part is completed. Now we are entering into the female reproductive part over here. बहुत सिंपल है. Pair of ovaries present in the 13th segment. Okay, तो ये एक ही 13 segment आप लोगों के स्क्रीन पे रखी हुई है. So pair of ovaries you can see over here. और funnel जो है इसकी ओपनिंग 13 सेगमेंट में हो जाती है. फिर ओविडक्ट फॉर्मेशन होता है 14 सेगमेंट में. और 14 सेगमेंट में ही एक ही ओपनिंग होती है जो कि हम लोगों ने देखा था, क्लाइटेलम स्ट्रक्चर होता है. उसके 14 सेगमेंट में ही हम लोग को फीमेल जेनिटल पोर की ओपनिंग देखने मिलेगी. अगर एक ओवरी को बाहर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करो, सो दिस इज हाउ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इट शोज. और उसके अंदर ओवा का मल्टीपल डेवलपमेंटल स्टेजेस आप लोगों को देखने मिलता है. ठीक है. नाउ सी अर्थवर्म फेवर्स द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ना. तो मान लो ये एक्चुअली अर्थवर्म ए है और ये अर्थवर्म बी है. मान लेते हैं ऐसा एक है. आप इसका इंटीरियर साइड देखो यहाँ पे है ए का, और बी का इंटीरियर साइड यहाँ पे है. इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई. ठीक है. अब ये अर्थवर्म एक दूसरे के सामने इस तरीके से आना चाहिए. देखो इसको समझो अभी ठीक से. यहाँ पे सर ने लिखा है 6, 7, 8 एंड 9. सही बात है. इसको कहते हैं स्पर्माथेक्का वाला लोकेशन. यानी देखो स्पर्म्स को इसके अंदर जाना पड़ेगा, है ना. डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं छोड़े जाते स्पर्म्स को. सही बात है. क्यों? क्योंकि अर्थवर्म में एक अलग से कलेक्शन चेंबर है ना 6, 7, 8, 9 पे, जिसको कहते हैं स्पर्माथेका. तो स्पर्माथेका के अंदर स्पर्म रिलीज होता है. कैसे रिलीज होगा? देखो ये जो नीचे वाला बी अर्थवर्म है ना, वो उसका 18 और 9th वाला सेगमेंट आपस के आमने सामने होना चाहिए. तो 18 सेगमेंट से स्पर्म्स विल बी रिलीज्ड इनटू द स्पर्माथेका. क्लियर हो गया. सो मेल जेनिटल पोर विल रिलीज द स्पर्म्स इन द स्पर्माथेका. अब ये स्पर्म रिलीज होने के बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. अब जिसके अंदर स्पर्म है वहां पे इसको कहते हैं एक्चुअली कॉपुलेशन पार्ट. जिसके अंदर स्पर्म से अभी देखो क्या हो जाएगा, वहां पे उस अर्थवर्म में चेंजेस होने लगते हैं. जैसे कि उसका क्लाइटेलल स्ट्रक्चर और उसके स्किन से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है. मतलब क्लाइटेलम खाली सेपरेट होगा, बाकी अर्थवर्म वहां से निकल लेगा. मतलब ये यहाँ से अर्थवर्म आगे के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. ठीक है. तो ये क्लाइटेला शिफ्ट होने लगेगा पीछे के डायरेक्शन में. ठीक है. तो इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये जो फीमेल जेनिटल पोर है ना, फीमेल जेनिटल पोर यहाँ पे क्लाइटेलम के अंदर एग को रिलीज कर देगा. सी फीमेल जेनिटल पोर रिलीज दिस एग प्लस म्यूकस सिक्रीशन बिटवीन द स्किन एंड द क्लाइटेलम रीजन. ओके. तो स्किन और क्लाइटेलम रीजन के बीच में सिंस म्यूकस जनरेट होता है, तो क्लाइटेलम हिल जाता है अपनी जगह से, है ना. और जो अर्थवर्म है वो आप लोग देख पा रहे हो 18 सेगमेंट जहां पे ना उस डायरेक्शन से निकलेगा, मतलब टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन से निकलेगा. तो क्लाइटेलम क्या हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड रीजन. तो वो एग लेके आगे जा रहा है. ओके. क्लाइटेलम के अंदर इस समय एग है और वो एग लेके आगे जा रहा है. और जैसे ही वो स्पर्माथेक्का वाले रीजन के पास आ जाएगा, समझ में आ रही है बात, तो वहां से स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे. ओके. व्हेन द स्पर्म्स विल बी रिलीज फ्रॉम दैट रीजन, व्हाट विल हैपन, see what will happen now, in the clitellum there is a egg, now there is a sperms also. और अर्थवर्म निकल लिया. बात समझ में आ रही है. अर्थवर्म विल बी सेपरेटेड. अभी सारी चीजें कैसे हो गई, क्लाइटेलम के अंदर हो गई ना. तो देखो क्या लिखा है नोट, एज द अर्थवर्म मूव बैकवर्ड द क्लाइटेलम मूव अलोंग विद द एग रीचेस टू द स्पर्माथेका रीजन एंड कलेक्ट द स्पर्म्स. ओके. इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ द क्लाइटेलम हैज द एग एंड द स्पर्म्स. द टू ओपनिंग ऑफ द क्लाइटेलम क्लोजेस. तो क्लाइटेलम की जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की जो ओपनिंग रहेगी ना, वो बंद हो जाएगी. ठीक है. और वो कुकुन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा. सो क्लाइटेलम सेपरेट फ्रॉम द अर्थवर्म बॉडी. Fertilization takes place in the clitellum, which is a cocoon-like, also called as a ootheca, and the zygote would be formed. Okay. Now zygote develops, ootheca ruptures, release out the tiny earthworm. ये सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आ गई. So fertilization is an external process. It favors cross fertilization because ये बाहर के साइड में हुआ fusion of the gametes outside the body. Okay. ऐसे करके हम लोगों ने पूरा earthworm का description खत्म कर लिया है. I hope you understood everything with respect to the earthworm. We had completed the frog also. मिलेंगे आपको next lecture से.